नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 42,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की हुई शुरुआत। दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री ने किसानों से किया संवाद। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमने कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदला। पीएम ने कहा खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक। महागठबंधन में भी बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण। कहा बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। दिल्ली टेस्ट पर भी भारत की पकड़ मजबूत। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा शतक। 518 पर पारी की घोषित। जवाब में वेस्टइंडीज को लगा पहला झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं के शुभारंभ से पहले किसानों और उत्पादक समूहों से बातचीत की। उन्होंने दलहन की खेती करने वाले किसानों, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़े उत्पादकों से जानकारी ली। ये ऐसे किसान थे जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर उत्पादन में वृद्धि की है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इन किसानों को उत्पादक संगठनों और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, विशेष तौर पर छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी को बढ़ावा देने और कृषि को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर उनका रहा। उन्होंने कहा कि पशुपालक हो या किसान, उनकी उत्पादन लागत को कम करने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और खाद सिंचाई जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार ने बीते 11 वर्ष में कई मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बारी है कि देश दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आजादी के बाद किसानों ने अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। अब विकसित भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने 11,440 करोड़ रुपए परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी योजना दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों,
हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लगभग 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कृषि क्षेत्र में काम आने वाले यंत्रों, मशीनों व अन्य उपकरणों को भी जीएसटी कम होने का लाभ मिल रहा है। ऐसे में किसानों को भी डबल बचत का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही जीएसटी में हुए सुधारों का जिक्र किया और कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेसर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और अमेरिका से शुल्कों के बावजूद किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के अडिग रुख की प्रशंसा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी स्लैब में कमी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों पर अच्छी खासी बचत कर रहे हैं। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसका मुख्य मुद्दा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे,
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक में शामिल हैं। कोर ग्रुप की बैठक से पहले बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी नेताओं की मुलाकात हुई। आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी। तो बैठक में अमित शाह की भी मौजूदगी और बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि घटक दलों के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में कोई भी नाराज नहीं है और सभी अपनी बातों से खुश हैं। यह बयान तब आया जब दिल्ली में पार्टी की कोर ग्रुप की एक अहम बैठक चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से होगा, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों समेत कई पार्टियां शामिल हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात है। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता राजेश राज से। राजेश, सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। तो एनडीए को लेकर यह बात आ रही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर काम इस वक्त पूरा हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा यहां पे करनी बाकी है। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है, तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेश? देखिए, एनडीए की बात अगर करें तो एनडीए में लगभग सब कुछ जो है वो चीजें तय हो चुकी हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पर दिल्ली में जो 71 नॉर्थ एवेन्यू उनका घर है, वहां पर बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है जया। जी बोलिए। अरे 20 सेकेंड। तो बिल्कुल यहां पर जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहां पर एनडीए में सीटों के बंटवारे का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगातार अहम बैठकों का दौर जारी है और औपचारिक घोषणा हो सकती है आज, ऐसी भी खबर यहां पर आ रही है। किस तरह से बिहार चुनाव में जो राजनीति इस वक्त चल रही है, किसी भी तरह से कैसे तमाम एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, यहां पर बिहार चुनाव को लेकर जो सीटों का बंटवारा है, ऐसे में उसको लेकर अभी भी तस्वीर साफ होनी बाकी है। फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है और इसका ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन महागठबंधन में कहीं ना कहीं कई सीटों पर यहां पर पेंच फंसा हुआ है, ऐसी भी खबर यहां पर सामने आ रही है। किस तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, कैसे इस वक्त तमाम जो दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त तमाम बैठकों के दौर में जारी है, उनका बैठकों का दौर जारी है। इसको भी लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए और जानकारी ले लेते हैं। राजेश, यहाँ पे सबसे पहले बात एनडीए की हो रही थी कि किस तरह से वहां पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है लगभग वो तय हो चुका है और उसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी घोषणा हो सकती है। मैं यही बता रहा था आपको कि एनडीए में लगभग सब कुछ चीज़ें ठीक है और लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास के चिराग पासवान, उनके घर पर संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और उस बैठक में पार्टी के जो 5 सांसद हैं वो तमाम सांसद मौजूद थे। संभावी चौधरी की हम बात करें, बीना देवी की बात करें, अरुण भारती, राजेश वर्मा, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में बैठक हुई और बैठक के बाद पार्टी के जो प्रवक्ता है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। 1 से 2 दिनों में सब कुछ जो है उसको ऐलान कर दिया जाएगा और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज ही शाम तक या कल सुबह जो है एनडीए के सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब ऐलान पटना में होता है या फिर ऐलान दिल्ली में ही होता है, ये देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि एनडीए के जो अन्य नेता हैं घटक दलों के, उनको भी दिल्ली बुलाया जा रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है बिहार की, वो बैठक भी चल रही है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मोतीलाल नेहरू स्थित आवास है और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, संगठन महामंत्री
जो है बिहार झारखंड के नागेंद्र, उनकी मौजूदगी में, मंगल पांडे की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दे रही है। चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन फाइनल सीटों को ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम मुहर लगेगी जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन बहुत जल्द किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी उसके ठीक बाद दिवाली हो जाएगा और दिवाली से छठ के बीच माना जाता है कि बिहार में एकदम त्योहार का मौसम हो जाता है और त्योहार के मौसम में कुछ भी हो नहीं पाता है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, लिहाजा प्रत्याशी अपना सब कुछ दांव पर झोंकेंगे। इसलिए बीजेपी जिन 3 नाम, हर एक विधानसभा के लिए 3 नाम भेजे गए हैं जिला से, उन 3 नामों को शॉर्ट आउट कर केंद्रीय चुनाव समिति में 1 या 2 नाम जो हैं वो प्रस्तावित किए जाएंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति एक प्रत्याशी के नाम पर फाइनल रजामंदी की मुहर लगाएगा। तो अब देखना होगा कि बैठक तकरीबन 11 बजे शुरू हुई है, बैठक अब तक चल रही है, कब तक बैठक चलती है ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले तमाम चीजों को रिजॉल्व करा लिया जाएगा ताकि एनडीए के सीटों का जब ऐलान हो जाए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को फाइनल शेप दे पाएगी। जी राजेश, अभी आप बिहार से लौटे हैं, बिहार की जो राजनीति चल रही है उस पर खास नजर है। यहाँ पर महागठबंधन को लेकर वहाँ पे भी सीटों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, देर रात तक वहाँ भी माथापच्ची चल रही है और ऐसी खबर आ रही है कि आखिरी वक्त पर कुछ सीटों पर यहाँ पर पेच फंस गया है। देखिए, कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें महागठबंधन में मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं उनको भी एकोमोडेट करना है, लिहाजा जब हम डीडी कॉन्क्लेव में होटल पटना में होटल ताज में जो डीडी कॉन्क्लेव हुआ था उसमें मुकेश सहनी को हम लोगों ने बुलाया था। मुकेश सहनी ने उस डीडी कॉन्क्लेव में भी ये बात कही कि सब कुछ ठीक ठाक है, आरजेडी की कुछ सीटें और कांग्रेस की कुछ सीटों को काटकर वीआईपी पार्टी को उसमें सामंजस्य बिठाया जाएगा, उनको सीटें दी जाएंगी। और तेजस्वी यादव हर हाल में चाहते हैं कि जो विनिंग सीट है वहां पर अपने प्रत्याशी उतारें और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई की बात करें, सीपीएम या सीपीआई एमएल की बात करें, माले की, इसमें माले का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। 2 लोकसभा क्षेत्र काराकाट और आरा में उनके सांसद भी हैं, लिहाजा तेजस्वी की कोशिश है कि माले को ज़्यादा सीटें दी जाए ताकि माले दक्षिण बिहार के इलाके में जो प्रभाव वाले इलाके हैं वहाँ पर वो किला फतह कर सकें ताकि सरकार बनाई जा सके। पिछली बार 110 सीटें तेजस्वी यादव को आई थी, 12 सीटें अगर आती तो सरकार बन जाती, लेकिन 12 सीटों से वो चूक गए थे और वोटों के जो फासले थे वो बहुत कम थे। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि सिर्फ विनिंग कंडीशन वाले जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। और मुझे लगता है तो यहाँ पर राजेश बिल्कुल विनिंग जो जिनका जीतने का तय है उन्हीं को टिकट मिले, लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर कितना इसमें एक दिलचस्प मोड़ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उधर से भी ओपन इन्विटेशन है, भाई जहां से टिकट ना मिले तो आप हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उन प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं जिन्हें एनडीए या महागठबंधन में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो 51 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने उतारी है उसमें बहुत सारे अननोन चेहरे हैं, जो गुमनाम चेहरे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो समाज में पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं उनको उन्होंने बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी कोई खास छवि विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 100 सीटों का ऐलान पहले दिन करेंगे और वहां 51 सीटों पर जो है वो सिमट कर रह गए, 49 सीटों का ऐलान नहीं हो पाया। तो राजनीतिक जो प्रेक्षक हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो सवाल है कि पॉलिटिकल पंडितों का यही कहना है कि प्रशांत किशोर अगर भगोड़े उम्मीदवारों को जगह देते हैं तब भी पार्टी कमजोर होगी, और अगर
अननोन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारेंगे तो किला फतह करने की संभावना बहुत कम होगी। कम है। तो चलिए ऐसे फिर भी में देखते हैं एक देखना नया होगा कि एंगल के किसान साथ वो लिए जरूर इस वक्त कितनी चुनाव आसान है, जो बिहार ये का देखने चुनाव वाली है बात उसे एक नया रंग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार अपडेट हो रही है खबरें, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ नए नाम सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के 76 रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यात्री सुविधा केंद्र नाम से स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने के लिए देश भर के 76 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां अनारक्षित टिकट यात्रियों को स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, पंखे और बैठने के लिए कुर्सियों समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बन जाने से आगामी दिवाली और छठ त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग भविष्य में अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियां आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। तो ओवरऑल एक बड़ी मात्रा में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 12,000 में से करीब 10,700 ट्रेन्स ऑलरेडी नोटिफाई हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में 6,000 से अधिक यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 22 अनारक्षित टिकट काउंटर और 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, लगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टियानो आमोन ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत और क्वालकॉम के बीच तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा कि एआई, इनोवेशन और स्किलिंग में भारत की प्रगति पर बात हुई। बातचीत का मुख्य केंद्र भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशन के साथ साथ भविष्य की 6G तकनीक रहा।
इससे पहले क्वालकॉम के सीईओ ने भी एक्स पर एक पोस्ट में भारत के साथ मिलकर एआई, स्मार्टफोन, पीसी और ऑटो जैसे क्षेत्रों में एक नया इकोसिस्टम बनाने में गहरी रुचि दिखाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित कर दी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन शतक जड़ा। ये उनके टेस्ट कैरियर का 10वां शतक रहा। वे 129 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने आज 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने ओवरनाइट स्कोर में सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।